बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 13 गोइंग ऑन 30। ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इसमें ये दिखाया गया है कि एक 13 साल की लड़की 30 साल की बनना चाहती है और जब वो 30 साल की बन जाती है, उसके पास सब कुछ होता है, वो कामयाब होती है, उसे एहसास होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं। और इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि 13 साल से 30 साल की जर्नी के बीच में उसे कुछ भी याद नहीं होता। ये वक्त होता है सन 1987 का, जहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम जेना है। ये 13 साल की है, ये स्कूल में पढ़ती है और इसके स्कूल में और भी लड़कियां हैं, जहां पर 6 लड़कियों का एक ग्रुप होता है और उनकी लीडर होती है टॉम टॉम। जेना भी इनके ग्रुप में शामिल होना चाहती है, इनके जैसे बनना चाहती है, लेकिन वो लोग जेना को ज्यादा एंटरटेन नहीं करते। जेना का एक दोस्त भी है जिसका नाम है मैटी। मैटी और जेना बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जेना मैटी पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन मैटी जेना को बहुत पसंद करता है। मैटी को फोटोज खींचने का बहुत शौक होता है, इसीलिए वो हर वक्त फोटोज खींचता रहता है। टॉम टॉम और उसके दोस्त मैटी को बंदर कह के बुलाते हैं, क्योंकि वो दिखने में मोटा और इतना स्मार्ट नहीं होता। आज जेना का बर्थडे होता है और टॉम टॉम उसके पास आती है। टॉम टॉम उसे कहती है कि मैंने क्रिस को बर्थडे में आने के लिए मना लिया है। दरअसल जेना के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि टॉम टॉम, क्रिस और उसके दोस्त उसके बर्थडे पार्टी में आए, लेकिन टॉम टॉम कहती है कि हमें एक प्रोजेक्ट मिला है जिसे हमें करना होगा, इसीलिए शायद हम ना आ पाए। दरअसल टॉम टॉम की चाल होती है, वो चाहती है कि उसका प्रोजेक्ट जेना करे और जेना करती भी ऐसे ही है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट कर दूंगी और इस बात पे वो रात को पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। जेना और मैटी जब स्कूल से घर जा रहे होते हैं तो जेना मैटी से कहती है कि मैं टॉम टॉम और उसकी सहेलियों की तरह बनना चाहती हूँ, देखना एक दिन मैं भी कूल बन जाऊंगी और उनके ग्रुप में शामिल हो जाऊंगी। मैटी जेना को बोलता है कि तुम जैसी हो वैसी अच्छी हो, तुम्हें कूल बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जेना कहती कि मैं जैसी हूँ वैसी नहीं रहना चाहती। अब जेना अपने घर पर जाती है और वो अजीब सा ड्रेस पहन लेती है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम पॉइज मैगजीन की लड़कियों की तरह नहीं बन सकती, तुम जैसी हो वैसी अच्छी हो। पॉइज मैगजीन दरअसल एक फैशन यानी कि मॉडल्स की मैगजीन है जिसे सारी दुनिया पढ़ती है और जेना भी उन्हीं की तरह बनना चाहती। वो अपनी मॉम की बात नहीं सुनना चाहती। अब रात होती है और मैटी जेना के लिए एक खूबसूरत गिफ्ट लाता है। दरअसल पिछले 3 हफ्तों से वो जेना के लिए इस गिफ्ट को बना रहा होता है। जेना उससे पूछती कि क्या है। वो कहता है कि तुम्हें एक डॉल हाउस चाहिए था ना। जेना कहती है हाँ। वो कहता है कि मैंने जेना हाउस बनाया है। दरअसल उसने एक हाउस बनाया होता है जिसमें जेना की अलग अलग तस्वीरें और उसकी पसंद की चीजें होती हैं और साथ ही साथ वो उसे एक मैजिक डस्ट भी देता है। वो कहता है कि इसके बाहर ये लिखा हुआ है कि जो भी तुम चाहते हो इस डस्ट को पता चल जाता है और तुम्हारी जिंदगी में वो हो जाता है। और मैटी उस डस्ट को उस घर के ऊपर डाल देता है। तभी डोरबेल बजती है और जेना समझ जाती है कि उसके दोस्त आ चुके हैं। वो मैटी का गिफ्ट जल्दी से स्टोर रूम में रख देती है क्योंकि वहां पर उसके और भी खिलौने होते हैं और वो बाहर दरवाजा खोलने जाती है। वहां पर उसके सारे दोस्त यानी कि टॉम टॉम और बाकी की लड़कियां भी आ जाती है और साथ ही साथ बाहर से वो लड़का और उसके 2 दोस्त भी आ जाते हैं जो उनकी क्लास का सबसे खूबसूरत लड़का है। और अब ये सब के सब अंदर आ जाते हैं, सब के सब खड़े होते हैं और मैटी वहां पे गाना बजा के आंखें बंद करके दीवानों की तरह नाच रहा होता है। उसे उनसे कोई मतलब नहीं होता। वो खुश है कि आज जेना का बर्थडे है। तभी वहां पर टॉम टॉम आती है और कैसे टिकाल देती है और कहती है कि घर जाके नाचना बेटा। जेना भी कुछ नहीं कहती। मैटी बोलता है कि शायद मुझे बाहर जाना चाहिए। जेना कहती है कि जाओ, मैंने तुम्हें कब रोका है, मैं कौन सी तुम्हारी मॉम हूँ। और मैटी बाहर चला जाता है। जेना ऐसा इसलिए भी कहती है क्योंकि वो टॉम टॉम और उसकी सहेलियों की तरह बनना चाहती है, लेकिन असल में वो ऐसी है नहीं। अब टॉम टॉम जेना को बोलती कि चलो हम एक गेम खेलते हैं। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसे कहती है कि अंदर एक लड़का आएगा और वो तुम्हारी आंखों की पट्टी खोलेगा। और जानती हो अंदर कौन आना चाहता है? क्रिस ग्रैंडी, वही लड़का जो इनकी क्लास का सबसे स्मार्ट लड़का है। और टॉम टॉम जेना की आंख पर पट्टी बांधकर उसे उस जगह बिठा देती है जहां पर उसके बहुत सारे खिलौने होते हैं और बाहर ये दिखाया जाता है कि टॉम टॉम, उसकी सहेलियां और क्रिस उसके दोस्त सब के सब वहां से खाने का सामान उठाते हैं और बाहर जाने लगते हैं। और तभी वहां पर मैटी भी अपना कैशियो लेकर नीचे आ रहा होता है। मैटी पूछता है क्या हो रहा है। टॉम टॉम उसे कहती है कि जेना तुम्हारा इंतजार कर रही है और मैटी वहां पर जाता है। वो देखता है कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मैटी की कदमों की आहट सुनकर जेना को लगता है कि क्रिस आ गया
वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी, और मैटी उसके सामने बैठ जाता है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और मैटी उसे किस करने वाला होता है कि जैना के मुंह से क्रिस का नाम निकल जाता है। मैटी बोलता है कि मैं क्रिस नहीं, मैं तो मैटी हूँ। और जैना जब अपनी आंखों से पट्टी हटाती है तो वो देखती है कि उसके सामने क्रिस नहीं बल्कि उसका दोस्त मैटी बैठा होता है। जैना उससे पूछती है कि बाकी सब कहाँ गए। मैटी बताता है कि वो सब चले गए। इस बात से जैना को बहुत दुख होता है। वो कहती है कि तुमने कुछ किया होगा। मैटी बोलता है कि मैं तो अपना कैशियो लेने के लिए गया था। और जैना अंदर से दरवाजा बंद कर देती है और वहीं पर बैठ जाती है। जैना कहती है कि मुझे किसी से प्यार नहीं है, मैं अपने आप से भी प्यार नहीं करती। मैटी बोलता है कि मैं तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग बजाता हूँ, लेकिन जैना कुछ नहीं सुनती। वो कहती है कि मैं 30 साल की एक खूबसूरत कामयाब इंसान बनना चाहती हूँ। और वो अपनी आंखों पर दोबारा से पट्टी लगा लेती है और लगातार यही बोलती है कि मुझे 30 साल की खूबसूरत औरत बनना है। और उसका सर पीछे सेल्फ पर लगता है और सेल्फ के टॉप पर वही घर होता है जो उसके दोस्त मैटी ने उसे बना कर दिया है। और उस घर पर मैटी ने उस डस्ट को भी बिखेर दिया था जिसके पैकेट के बाहर ये लिखा था कि अगर आप कोई भी विश मांगते हो तो वो पूरी हो जाती है। और वो डस्ट अब जैना के ऊपर गिरना शुरू हो जाती है। और जब जैना अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो एक शानदार घर में होती है। ये घर जैना का नहीं होता। और जब वो शीशे में अपने आप को देखती है तो वो डर जाती है क्योंकि वो बड़ी हो चुकी होती है। जैना को कुछ भी याद नहीं होता कि वो बड़ी कैसे हो गई। वहां पर टेबल पर कुछ लेटर्स भी होते हैं जो जैना के नाम पर होते हैं, यानी कि ये घर जैना का ही होता है। और जब वो उन लेटर्स को देख रही होती है तभी वहां पर एक आदमी भी आता है जो पहले से इस घर में था। वो नहा रहा होता है। जैना इस आदमी को नहीं पहचानती और जब वो आदमी जैना के करीब आने की कोशिश करता है तो जैना घर छोड़कर भाग जाती है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता कि वो 13 से 30 साल की कैसे हो गई, इस बीच में क्या हुआ। अब जैना जब नीचे जाती है तो वहां पर उसका एक लड़की इंतजार कर रही होती है। इसका नाम लूसी है और ये इसके साथ काम करती है। और जैना और लूसी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और साथ ही साथ जैना उस मैगजीन की जिसका नाम पॉइज है, जो मैगजीन जैना की फेवरेट मैगजीन है, उसकी एडिटर बन चुकी है। लेकिन उसे कुछ नहीं पता, कुछ याद नहीं है कि उसने यहाँ तक की जर्नी कैसे तय की। वो ऑफिस में किसी को नहीं जानती। उसकी दोस्त लूसी को लगता है कि उसने कोई नशा कर लिया है या वो परेशान है, इसीलिए वो उसे कहती है कि जैसा मैं कहूंगी वैसे ही करना। और वो उसे बताती है कि हमारी 10 मिनट बाद एक मीटिंग होने वाली है। और ये सब के सब अब मीटिंग में बैठते हैं, लेकिन जैना को कुछ नहीं पता कि यहाँ पर क्या बोलना है, क्या करना है। इस मीटिंग में इनका चीफ एडिटर जिसका नाम रिचर्ड है, वो सबको बताता है कि हमारी कॉम्पिटिटर मैगजीन जिसका नाम स्पार्कल है, वो हमारा डेटा चोरी कर रही है और इसीलिए 6 महीने से वो हमसे आगे है। हमारी सिर्फ 6 लाख कॉपीज बिकी और उनकी 1 मिलियन। लेकिन उसे नहीं पता कि वो कौन है जो इनका डेटा उन तक पहुंचाता है। यहाँ पर जैनी को दूसरों से ये भी पता चलता है कि उसके और उसके पेरेंट्स के बीच में अब रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। वो उनका फोन रिसीव नहीं करती, लेकिन वो किसी तरह से मैटी का एड्रेस निकलवा लेती है और वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर मैटी रहता है। वो डोरबेल बजाती है और मैटी अंदर से थोड़ा सा दरवाजा खोलता है। जैना मैटी को देखकर नहीं पहचानती और वो भी नहीं पहचानता, लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो वो कहती है तुम मैटी हो? वो कहता हाँ। और मैटी भी जैना को पहचान लेता है। वो उसे अंदर बुलाता है। जैना मैटी को बोलती है कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है। कल ही मैं 13 साल की थी, मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था और आज मैं 30 साल की हो चुकी हूँ। ये सब कुछ अजीब है और तुम खुद को भी देखो, तुम कितने बड़े हो चुके हो। ये सब मुझे एक सपने की तरह लगता है। क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? मुझे अपनी जिंदगी के 17 साल याद ही नहीं है। मैटी कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि हाई स्कूल के बाद मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं। हम अब दोस्त नहीं हैं। इसके साथ साथ मैटी उसे अपनी हाई स्कूल की फोटोज भी दिखाता है जिसमें वो देखती है कि वो टॉम और उसके ग्रुप के साथ होती है। मैटी उसे बताता है बल्कि तुम तो उनके ग्रुप की लीडर थी। और साथ ही साथ वो लड़का जो उसके बर्थडे पे आया था वो भी उसके साथ होता है। यानी कि जो जो उसने अपनी जिंदगी में सोचा था वो सब कुछ जैना ने अपनी जिंदगी में पा लिया, लेकिन अपने दोस्त मैटी को खो दिया। यहाँ पे जैना को ये भी पता चलता है कि टॉम वही लड़की है आज जो उसके साथ काम करती है जिसका नाम लूसी है। और अब ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। अब मैटी वहां से जाने लगता है और जैना उसे बोलती है कि आज रात को मेरी ऑफिस की पार्टी है, वहां तुम्हें आना होगा। मैटी कहता है ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। और रात को जब जैना पार्टी में जाती है तो उनका बॉस बोलता है कि मेरा सारा प्लान सब कुछ बेकार हो गया क्योंकि लोग पार्टी को एंजॉय नहीं कर रहे, सब यहाँ से जा रहे हैं, कुछ करना होगा।
तभी जैना डीजे वाले के पास जाती है और उससे कहती है कि माइकल जैक्सन का स्मूथ क्रिमिनल बजा दो, क्योंकि ये वो सॉन्ग होता है जिस पर जैना बचपन में डांस किया करती थी और अब वहां पर डांस करना शुरू कर देती है। लेकिन अभी भी वहां पर सब लोग दूर दूर खड़े होते हैं। तभी वहां पर मैटी आ जाता है और वो मैटी को बोलती है कि तुम भी मेरे साथ डांस करने आओ। मैटी अब डांस नहीं करता, लेकिन जैना के कहने पर वो आ जाता है और ये दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। और इन दोनों को देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब डांस करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से एक बेरंग पार्टी में जान आ जाती है। कुछ दिनों बाद जैना अपनी फ्रेंड लूसी, जिसका बचपन में नाम टॉम टॉम था, उसके साथ एक रेस्टोरेंट में होती है और जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो सड़क के दूसरी तरफ वही इंसान होता है जो जैना के घर पर था, जिसे जैना नहीं पहचानती। वो जैना को वहां से आवाज लगाता है। जैना लूसी से पूछती है ये कौन है। लूसी कहती है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और तभी वहां पर जैना का दोस्त मैटी भी आ जाता है। मैटी के साथ उसकी फियांसी भी होती है, यानी कि मैटी की अब कुछ ही वक्त बाद शादी होने वाली है। इस बात से जैना को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जैना को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। यहाँ पर जैना का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और मैटी और उसकी फियांसे यहाँ से चली जाती हैं। जैना का बॉयफ्रेंड लूसी से कहता है क्या मैं तुम्हारी दोस्त को तुमसे चुरा सकता हूँ। दरअसल वो उसके साथ घर जाना चाहता है। लूसी कहती है क्यों नहीं, अंदर मेरा कोई इंतजार कर रहा है। लेकिन जैना सबसे पहले लूसी से पूछती है क्या मुझे इसके साथ जाना चाहिए। लूसी कहती है हाँ जाओ एंजॉय करो। जैना बोलती है एंजॉय करो मतलब हम गेम्स खेलेंगे। वो कहती है हाँ गेम्स ही खेलोगे। और वो दोनों घर चले जाते हैं और घर पर जैना का बॉयफ्रेंड उसके सामने कपड़े उतार कर डांस करना शुरू कर देता है। दरअसल जैना ने सच में ये सोचा था कि वो उसके साथ कोई गेम खेलेगा, लेकिन ये उसके साथ कोई और ही गेम खेलना चाहता था और जैना वहां से चली जाती है। और जब जैना ऑफिस जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल भी करता है, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती। और जैना की असिस्टेंट बोलती है कि आपका बॉयफ्रेंड आपसे ये पूछ रहा है कि आप उसके साथ डिनर करने कब चलेंगी। जैना कहती है उसे कह दो कि 10 करोड़ साल बाद, अगर वो इंतजार कर सकता है तो कर ले। यहाँ पे जैना के ऑफिस में एक मीटिंग भी होती है और इस मीटिंग में इनका बॉस इन्हें ये बताता है कि स्पार्कल अब हमसे और भी आगे जा चुकी है। इस बार हमारी 6 लाख से भी कम कॉपीज बिकी है और अब हमें पॉइस मैगजीन को पूरी तरह से रीडिजाइन करना पड़ेगा। पर वहां पर बैठा बाकी का स्टाफ कहता है कि पॉइस को रीडिजाइन करना बहुत बड़ी बात है, ये बहुत मुश्किल काम है। जैना कहते हैं कि हमें करना चाहिए, इसमें मजा आएगा। और उनका बॉस मैगजीन को रीडिजाइन करने का काम जैना को और जैना की दोस्त टॉम टॉम यानी कि लूसी को देता है। यहाँ पर जैना को यह भी पता चलता है कि वो दूसरों के आइडियाज चुराती है और अपनी एक कोवर्कर के पति के साथ उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप भी है। और जब वो उससे ऑफिस में मिलने आता है और उसे किस करता है तो जैना उसकी टांगों के बीच में एक जोर से लात मारती है और इसके बाद जैना वहां से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद जैना लूसी को ये कहते हुए सुनती है कि वो मैगजीन को जब रीडिजाइन करेगी तो वो उसमें जैना को शामिल नहीं करेगी ताकि सारा क्रेडिट उसे ही मिल जाए। इसके बाद जैना मैटी से मिलने जाती है और ये दोनों वॉक पे जाते हैं। वॉक पे जैना मैटी से पूछती है जिस लड़की से तुम शादी करने वाले हो क्या तुम उससे प्यार करते हो। मैटी कहता है कि मैं प्यार पर विश्वास नहीं करता। हाई स्कूल के बाद मैंने कभी किसी लड़की से प्यार नहीं किया, क्योंकि हाई स्कूल में मैटी जैना से प्यार करता था। जैना मैटी से पूछती है हमारी दोस्ती कैसे खत्म हुई। हालांकि मैटी उससे बताना नहीं चाहता, लेकिन उसके जबरदस्ती पूछने पर मैटी उसे बताता है कि तुम्हारे 13 बर्थडे पर जब टॉम टॉम और उसके फ्रेंड्स तुम्हें बेवकूफ बनाकर अंदर छोड़ गए थे और जब तुम बाहर आई तो मैंने तुम्हारे लिए गाना गाया, लेकिन तुमने मेरे मुंह पर कुछ दे मारा। ये वो गिफ्ट था, वो हाउस था जो मैं पिछले 3 हफ्तों से तुम्हारे लिए बना रहा था। जैना को इस बात का बहुत अफसोस होता है, वो उसे सॉरी कहती है, लेकिन मैटी कहता है कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी है। जैना कहती है कि अब मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं अपने मॉम डैड से बात नहीं करती और अभी एक शादीशुदा मर्द मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने के लिए आया था। मैं अब अच्छी इंसान नहीं हूँ, मैं 13 साल की नहीं हूँ। और जैना वहां से दुखी होकर चली जाती है। जैना वहां से अपने उसी पुराने घर में जाती है जहां पर उसने अपना 13वां बर्थडे मनाया था। वहां पर वो उसी जगह पर बैठकर बहुत रोती है जहां पर वो आखिरी बार 13 साल की उम्र में बैठी थी। जैना के माँ बाप भी वहां पर आ जाते हैं और वो अपने माँ बाप के गले लगकर बहुत रोती है क्योंकि अब वो बदल रही है। अगली मॉर्निंग जैना अपनी मॉम से पूछती है अगर आपने कोई ऐसी गलती की हो जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल गई हो तो आपको कैसा लगेगा। जैना की मॉम बोलती है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन मुझे उनका पछतावा नहीं है क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। और इस बात से जैना को सेटिस्फैक्शन मिलता है। वो इसके बाद अपने दोस्त मैटी से मिलने दोबारा जाती है। मैटी एक फोटोग्राफर है
और जेना को अपनी मैगजीन का सब कुछ बदलना है, यानी कि उसको अपनी मैगजीन को रीडिजाइन करना है। और वो मैटी के साथ मिलकर प्लेयर्स की, आम लोगों की जिंदगी की इस तरह की कई फोटोज खींचती है, जबकि पॉइस पूरी तरह से मॉडल्स की फोटोज को अपनी मैगजीन में प्रिंट करता है। यहाँ पर साथ काम करते करते मैटी और जेना एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हालांकि मैटी जेना से बचपन से प्यार करता है, लेकिन अब जेना को भी एहसास होता है कि वो भी मैटी से प्यार करती है, क्योंकि उसने मैटी जैसा अच्छा इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। और ये एक दूसरे को किस भी करते हैं, लेकिन तभी मैटी पीछे हट जाता है। वो कहता है कि हमारी जिंदगी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, सब कुछ बदल चुका है, मेरी शादी होने वाली है और अब हम ये नहीं कर सकते। वहीं अब वो दिन आता है जब लूसी को और जेना को अपनी प्रेजेंटेशन अपने बॉस को, कॉर्पोरेट्स को देनी है। सबसे पहले लूसी अपनी प्रेजेंटेशन देती है। उसकी प्रेजेंटेशन में वही चीज होती है, मॉडल, सेलिब्रिटीज, और ये चीज उसके बॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन जब जेना अपनी प्रेजेंटेशन देती है तो उसका बॉस बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसके प्रेजेंटेशन में पूरी तरह से बदलाव होता है। उसने आम लोगों को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को उसमें ऐड किया होता है, जिन्हें लोग प्यार करते हैं, जिनके अंदर लोग अपनी तस्वीर देखते हैं। और इस बात से जेना का बॉस बहुत खुश हो जाता है और लूसी को इस बात से, अपने फेलियर से बहुत गुस्सा आता है। वो जेना के ऑफिस में बैठी होती है और वो उसके ड्रॉर में देखती है कि स्पार्कल कंपनीज के कुछ ब्रोशर्स, कुछ मैगजीन के पेजेस होते हैं, और वो समझ जाती है कि जेना ही वो लड़की है जो स्पार्कल कंपनी को यहाँ की इंफॉर्मेशन भेजती थी। और वो उस कंपनी में फोन करती है और जो जेना का नया प्लान होता है, वो सारा का सारा प्लान वो उस कंपनी को बता देती है। तभी वहां पर मैटी जेना से मिलने आता है। जेना वहां पर नहीं होती और लूसी मैटी को झूठ कह देती है कि वो किसी और फोटोग्राफर को हायर कर रही है, उसे तुम्हारी फोटोज इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन तुम एक पेपर पे साइन कर दो ताकि इन सारी फोटोज का राइट हमें मिल जाए। हो सकता है कि हम इन फोटोज को कहीं और यूज करें। और वो उन पर साइन करके वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेना मैटी से मिलने उसके घर जाती है। वहां पर उसकी मंगेतर होती है और वो बताती है कि कल हमारी शादी है। इस बात से उसे बहुत दुख होता है। और अगले दिन जब वो ऑफिस आती है तो जेना का बॉस उसे बताता है कि जिस भी तरह से तुमने मैगजीन को रीडिजाइन किया था, वो सारा का सारा डेटा स्पार्कल कंपनी को कल रात को लूसी ने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया था। और आज सुबह के न्यूज़पेपर में वो फोटोज छप भी चुकी है और कॉर्पोरेट के साथ हमारी जो मीटिंग्स थी वो सब की सब कैंसिल हो चुकी है। जेना कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो सारी की सारी फोटोज मैटी की है। वो उसे बताता है कि मैटी ने साइन किए हैं। जेना लूसी के पास जाती है और वो कहती है कि मैंने सारे डिजाइन्स उनको बेच दिए, क्योंकि तुम ये करने वाली थी, तुम वहां की नई चीफ एडिटर बनने वाली थी, लेकिन अब मैं वहां की चीफ एडिटर हूं। और वो उसे ये भी बताती है कि मैंने मैट से ये कह दिया था कि उसने किसी और फोटोग्राफर को हायर कर लिया है, और वो वहां से चली जाती है। जेना यहाँ से सीधा मैटी के घर जाती है। वहां आज उसकी शादी है और जेना मैटी के कमरे में जाती है जहां पर वो तैयार हो रहा होता है। और वो मैटी को बताती है कि लूसी ने तुम्हें जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। मैटी कहता है मैं जानता हूं, मैं उस पर कभी भी विश्वास नहीं करता। जेना मैटी को ये भी बोलती है कि मैं अब पूरी तरह से बदल चुकी हूँ, मैं ऐसी कभी नहीं बनना चाहती थी। मैटी कहता है मैं जानता हूँ, और मैटी उसे वो डॉल हाउस भी देता है जो उसने उसके 13 बर्थडे पे दिया होता है। दरअसल मैटी ने आज तक उस डॉल हाउस को संभाल कर रखा होता है। जेनी उसे पाकर बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगी। मैटी कहता है मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया है, लेकिन अब हम दोनों की जिंदगी बहुत अलग है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है और तुम्हारी जिंदगी भी अलग है। और मैटी ने सच ही कहा होता है, इसीलिए जेना वहां से चली जाती है और वो अपने पुराने वाले घर के बाहर बैठ जाती है। उसके सामने उसका वो डॉल हाउस है जो उसके लिए मैटी ने बनाया है। उसके अंदर जेना की और मैटी की फोटोज होती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो सन 1987 में पहुंच जाती है, यानी कि अपने बचपन में, अपने 13 बर्थडे पर। और बाहर से मैटी उसी की तरफ आ रहा होता है। वो दरवाजा खोलती है और बाहर जाती है और मैटी के गले लग जाती है। और इसके बाद जब वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं तो वहां से नीचे टॉम टॉम यानी कि लूसी आ रही होती है। और इस वक्त में टॉम टॉम यानी लूसी और उसकी दोस्तों की नजरों में जेना की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। और अब जेना को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लूसी यानी टॉम टॉम के हाथ में कोल्ड ड्रिंक होती है। वो उसकी कोल्ड ड्रिंक उसके कपड़ों में गिरा देती है और कहती है कि तुम गलत तरीके से कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकती। और वो मैटी का हाथ पकड़कर वहां से ऊपर चली जाती है।
और बाहर का दरवाजा खुलता है और ये दिखाते हैं कि ये दोनों अब जवान हो चुके हैं और आज इन दोनों की शादी है। यानी कि सब कुछ बदल चुका है और ये रियलिटी होती है, ये कोई सपना नहीं होता। उसने जो गलतियां की थी अब इस जिंदगी में वो गलतियां नहीं करती। उसकी शादी मैटी के साथ हो जाती है और इस तरह से इस कहानी की होती है हैप्पी एंडिंग। ये फिल्म सन 2004 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। इस फिल्म का बजट था $37 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $97 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।